प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल की व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज व्याख्यान संख्या 54 देखेंगे। इसमें हम नदी की एक विशिष्ट घटनाक्रम के बारे में जानेंगे, जिसे हम नदी अपहरण या रिवर कैप्चर कहते हैं। कि जैसे कि आपने मानवीय सभ्यता के अंतर्गत मानव धन और लोभ इसके में अब किसी का अपहरण करता है, फिरौती मांगता है, तो उसी प्रकार से प्रकृति के अंतर्गत भी नदी का अपहरण करना एक प्राकृतिक क्रिया है। उसको हम विस्तार से देखेंगे। जब धरातलीय उत्थान या अपरदन क्रिया के कारण कोई नदी, यानी कि देखिए विद्यार्थियों, यहाँ देखना पड़ेगा कि धरातलीय उत्थान हो जाए या अपरदन क्रिया हो जाए, इनमें से कोई भी कारण से कोई नदी दूसरी नदी के जल का अपहरण कर ले, तो यही क्रिया सरिता अपहरण कहलाती है या नदी अपहरण की प्रक्रिया कहलाती है। अपहरण के बाद अपहत नदी जो है कोई स्वतंत्र धारा के रूप में नहीं बहती है, यानी कि उसका अपहरण हो गया, उसके बाद में वो नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वो समाप्त हो गया, वो दूसरी नदी के अंदर में समाहित हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। वास्तव में यह नदी घाटी के विकास की एक अवस्था होती है, जो प्राय नदी की युवावस्थाओं की विशिष्ट दशाओं में ही उत्पन्न होती है। जो नदी अपहरण की जो घटना है जो है वो भौतिक भूगोलवेत्ता वो कहते हैं कि नदी घाटी का जब विकास होता है, उस विकास की एक प्रक्रिया का ही अंग है, यानी डाउनवर्ड या जिसे शीर्ष अपरदन की प्रक्रिया कहते हैं। शीर्ष अपरदन की प्रक्रिया के दौरान ही की नदियों के अपहरण की घटना होती है, और ये मुख्यतः जैसा कि विदित है कि युवा अवस्था में ही होगी, यानी कि नदी के जो आरंभ या उद्गम क्षेत्र में पाए जाने वाली अवस्थाओं में ये विशिष्ट प्रकार की संरचना या घटनाक्रम हो सकता है। सामान्यतः किसी नदी की अपरदन शक्ति अधिक होने पर वह अपनी अधिक अपरदनात्मक क्षमता के कारण पार्श्ववर्ती या समीपवर्ती नदी के जल को आत्मसात कर लेती है। इसके अलावा किसी क्षेत्र की चट्टानों का स्वरूप और धरातलीय ढाल भी नदी के अपहरण को प्रभावित करता है। तो इस आधार पर ये बात तय हो गई कि जो नदी की अपरदन क्षमता है, अगर बहुत तीव्र है, बहुत अधिक हो जाती है, तो वो क्या करती है कि पार्श्ववर्ती जो नदी है उसके जल को अपने में मिला लेती है और उसका अस्तित्व समाप्त कर देती है। इसके अलावा नदी के अपहरण को जो विशेष रूप से क्या फैसिलिटेट करता है कि चट्टानों का स्वरूप भी और उसका जो ढाल है वो भी अपहरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार से अपहरण करने वाली नदी के लिए यह आवश्यक है कि अपहरण करने से अपहर्ता नदी की घाटी कम चौड़ी, अधिक गहरी होनी चाहिए। दूसरी बात, नदी में जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात, नदी के किनारे तथा तल में कोमल चट्टानें होनी चाहिए, जिससे ही वो अपरदित होकर दूसरे में मिल सकती है। उक्त नदी का अपहृत नदी की अपेक्षा ढाल तीव्र होना चाहिए। जब तीव्र ढाल होगा जब भी जो अपहृत नदी है उसको मिल पाएगी। अपहृत करने वाली नदी अल्प नदियों की अपेक्षा नीची होनी चाहिए, यानी कि गहरी होनी चाहिए। उक्त परिस्थितियों होने पर नदी अपहरण की 3 स्थितियों में संपन्न होता है। पहला जो है मैंने आपको पूर्व में ही बताया, शीर्ष अपरदन द्वारा अपहरण, यानी हेडवर्ड इरोजन क्रिया के द्वारा नदी लगातार अपने शीर्ष भाग का अपरदन करती है और जल विभाजक क्रमशः पीछे की ओर हटता जाता है। नदी अपने उद्गम की ओर विस्तार करते हुए ऊंचाई पर बहने वाली दूसरी नदी के मार्ग में हस्तक्षेप इस प्रकार से कर देती है, और प्रथम नदी का तल दूसरी नदी के तल से नीचा होने के कारण से द्वितीय नदी का अपहरण हो जाता है। दोनों नदियों के तल की ऊंचाई में अंतर होने के कारण से
अपहरण के स्थान पर प्रपात भी बनता है। अपहृत नदी का आगे वाला या निचला भाग रुंडित हो जाता है, वह रुंडित नदी कहलाती है। बी हेडेड यानी कि जिसका सर धड़ से अलग कर दिया गया हो। इसी प्रकार से नदी का अगला भाग बी हेडेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जल नहीं बहता है। जल का स्रोत समाप्त होने के कारण से उसे अनुपन या बेमेल नदी या मिसफिट रिवर भी कहते हैं। राजस्थान में प्लीस्टोसीन युग में बहने वाली सरस्वती नदी का अपहरण अभिनव युग में यमुना की उत्थित घाटी द्वारा हुआ है। इसी वजह से जो सरस्वती नदी है वो राजस्थान की में बहती थी, परंतु उत्थान होने के कारण से इस नदी का अरावली पर्वत के उत्थान होने के कारण से ही, यानी कि उसके आगे बढ़ने के कारण से यमुना नदी के रूप में सरस्वती नदी का अपहरण हो गया। सरस्वती नदी खत्म हो गई और यमुना नदी इस रूप में बहने लगी। दूसरा क्या है? क्षैतिज अपरदन द्वारा अपहरण की प्रक्रिया। मुख्यतः मैदानी भागों में ये बहुत अधिक होता है। प्राय शीर्ष अपरदन द्वारा अपहरण क्रिया मुख्यतः नदी की युवावस्था में होता है। प्रौढ़ावस्था में नदी घाटी का चौड़ा होना गहरे होने की अपेक्षा अधिक सक्रिय हो जाता है, अर्थात नदी क्षैतिज अपरदन निम्न कटाव की अपेक्षा अधिक करती है, जिससे कोई नदी चौड़ी होने के साथ साथ गहरी का घाटी को गहरा भी करती जाती है, तो ये नदी अपने समानांतर बहने वाली नदी को आत्मसात कर लेती है। इस प्रकार का अपहरण मुख्यतः समतल मैदानी भागों में होता है, जहाँ नदियाँ विसर्पण करते हुए बहती है। तीसरा है अपहरण की जो घटनाक्रम है वो नदी विसर्प के मिलन द्वारा नदी का अपहरण। नदी विसर्पों के मिलन की प्रक्रिया में क्षैतिज अपरदन कार्यरत रहता है। नदी की जीर्णावस्था वृद्धावस्था में वेग बहुत कम हो जाता है और नदी बल खाती हुई बहती है, जिससे विसर्प का निर्माण होता है। नदी की वृद्धावस्था में समय के साथ विसर्पों का आकार भी बढ़ता जाता है। जब दो नदियों के विसर्प मोड़ बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाते हैं तो उसे प्रतिकटान इंटरसेक्शन कहते हैं, जिससे दूसरी नदी का जल अपहरण हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा कि नदी अपहरण की जो प्रक्रिया एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और नदी के विकास के साथ साथ में युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था के अंतर्गत विसर्प के दौरान में ये प्रक्रिया हमने देखने को मिलती है। नदी की एक अन्य विशेषताओं के संदर्भ में हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि नदी घाटी का विकास कैसे होता है। तो नदी घाटी के विकास के अंतर्गत में इसकी 3 मुख्य प्रक्रिया होती है। जो प्रक्रिया पहली कहलाती है कि नदी घाटी का गहरा होना, दूसरी प्रक्रिया घाटी का चौड़ा होना, तीसरी प्रक्रिया कहलाती घाटी का लंबा होना। तो अब इसमें नदी घाटी का गहरा होने के अंतर्गत में निम्नवर्ती यानी डाउनवर्ड इरोजन या कटिंग के द्वारा या वर्टिकल इरोजन के द्वारा, यानी कि जो लेटरल है, जिसे मतलब वर्टिकल कह लीजिए या बहुत गहरा काटने की क्रिया के कारण से घाटी का तल निरंतर गहरा होता रहता है। इस क्रिया में जल गति क्रिया, तली का अपघर्षण, जल गतियों द्वारा होना, गोलीकरण द्वारा होना, अपक्षय प्रक्रम दोनों सहयोग देते हैं। इसके अलावा नदी के मार्ग का ढाल, चट्टानों की संरचना, जल व जल की मात्रा भी घाटी की गहराई को विकसित करने में सहयोग प्रदान और नियंत्रण करने का कार्य करती है। इस दिशा में नदी अपनी घाटी को अंग्रेजी के वी आकार में विकसित करती है और कई आरंभ में ये घाटी अत्यंत सकड़ी होती है, तब इसे हम गॉर्ज या कैनियन कहते हैं। निम्न कटाव द्वारा क्रमशः गहरी होती जाती है। कार्य नदी की युवावस्था में होता है। सिंधु व सतलज नदी के घाट बहुत गहरे और सकड़े हैं। इस कारण से ये नदियाँ अपनी घाटी को गहरा करती है। तो ये घाटी का गहरा होने की क्रिया अपने आधार दल को प्राप्त करने की दिशा में कदम होता है।
दूसरी प्रक्रिया घाटी का चौड़ा होना है। घाटी का चौड़ाई भी यद्यपि युवावस्था में आरंभ हो जाता है घाटी का चौड़ा होना भी, परंतु यह वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में अधिक सक्रिय हो जाता है। घाटी के पार्श्ववर्ती किनारे में एक तली करने से घाटी क्रमशः चौड़ी होती जाती है। यह क्रिया नदी के द्वारा पार्श्विक या क्षैतिज अपर्दन द्वारा होता है। घाटी के किनारों पर अपघर्षण, जलगति क्रिया, अवपातन, चादर घुलन, अपक्षय अवनाली का निर्माण, सहायक नदियों के मिलने, दोआब का निर्माण करने, विसर्प क्रिया आदि द्वारा घाटी चौड़ी होती रहती है। घाटी के चौड़ाई में विकास पर संरचनात्मक नियंत्रण का प्रभाव स्पष्ट दिखा जाता है। घाटी के दोनों किनारे सुडौल व सममित न होकर बेडौल व असममित होते हैं। दोनों किनारों पर शैल संरचना की ऐसी विभिन्नता के कारण होता है। भ्रंशन क्रिया व दोनों ढालों पर निम्न जलवायु दशाएं भी असीमित पार्श्वों को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं नदी घाटी का जो विकास है, विकास के क्रम में एक तो नदी घाटी का गहरा होना लगातार जो युवावस्था का परिचायक है, दूसरा है घाटी का चौड़ा होने यानी उसके क्षैतिज अपरदन के द्वारा और घाटी को चौड़ा करते जाना। तो ये दोनों प्रमुख प्रक्रिया, परंतु इसके अलावा तीसरी जो प्रमुख प्रक्रिया है वो प्रक्रिया घाटियों का लंबा होना कहलाती है। नदी घाटी की लंबाई के विकास में निम्न क्रियाओं का प्रतिफल होता है। शीर्ष अपरदन करके नदी अन्य नदी नालों के जल का अपहरण करके अपनी लंबाई का विस्तार करती है। अनेक नदी नाले व स्रोत मुख्य नदी में आकर मिलते हैं। विसर्पण क्रिया द्वारा मोड़ बनाकर नदी बहती है। इससे घाटी की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। नदी के मुहाने पर भूमि उत्थान होने से माउथ अपरदन यानी कि माउथवर्ड इरोजन भी घाटी को लंबात्मक विस्तार करता है, यानी घाटी को लंबा करता है। निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित डेल्टा भी नदी घाटी को सागर की ओर विस्तृत करता है। इससे भी नदी घाटी का जो आकार है उसकी लंबाई बढ़ती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नदी घाटी का विकास इन तीनों चरणों की प्रक्रिया का एक सम्मिलित परिणाम है और अंततः नदी के विकास में ये बड़ी सहायक सिद्ध होता है।